नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं ताज कैरियर यूट्यूब चैनल कोटा में। और जी हां प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक होने वाला है आपका वो है कृषि। और कृषि में भी तीन प्रमुख फसलें इंपोर्टेंट तरीके से पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। ध्यान रखिएगा, गन्ना है, चाय है और कॉफी है। ये तीन फसलें जो है ना, ये 100% आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे इंपोर्टेंट फसलें हैं ये। और कृषि अनुसंधान केंद्र 5-6 जो इंपोर्टेंट कृषि अनुसंधान केंद्र हैं उनकी चर्चा करेंगे। और भारत के कृषि जलवायु प्रदेश, ध्यान रखिएगा बच्चों, भारत के प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेश और कृषि अनुसंधान केंद्र, इनकी चर्चा जो है आज के सेशन में होने वाली है। जुड़े रहना है और लगातार आप अपनी तैयारी को एक बेहतरीन तरीके से नया मुकाम आप लोगों को देना है। चलिएगा, तो यहां पर बात करने जा रहा हूं मैं, बहुत ही बढ़िया। यहां पर तीन फसलों को लेंगे अपन आज के सेशन में, गन्ना, चाय और कॉफी। जी हां प्यारे बच्चों, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही आनंद और बहुत ही उत्साह के साथ आप लोग चीजों को पढ़िएगा, क्योंकि एक प्रश्न 100% आता है हर एक एग्जाम में। 100% आता है प्रत्येक एग्जाम में। यह बात अपन को ध्यान रखनी है। एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान अपन को इस टॉपिक पर देना है। चलेगा, तो यहां पर जो अब बात करने जा रहा हूं मैं, उसकी बात करने जा रहा हूं गन्ना। ठीक है, गन्ना फसल जो है इसकी बात अपन करने यहां से जा रहे हैं। साहब, गन्ना जो है ये इंपॉर्टेंट फसल है। इससे आप लोग देखोगे चीनी प्राप्त होती है और गन्ने का रस तो आप लोगों ने पिया ही होगा। गन्ना बहुत इंपॉर्टेंट है। गन्ना उत्पादक में उत्तर प्रदेश राज्य प्रथम स्थान रखता है। यह बात आपको ध्यान रखनी। अब गन्ना जो है ये कौन सी जलवायु का है? गन्ना की बात करोगे तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना बच्चा। अगर गन्ना की बात करते हैं अपन, तो यह उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। गन्ना उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। पहली बात तो ये याद रखनी है कि जलवायु कौन सी है साहब, उष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, यह मूलतः भारत का पौधा है। यह मूलतः भारत का पौधा है। इसे सर्वप्रथम इसका जन्म स्थान कहां है, यानी कि जन्म स्थान, इसका मतलब हो गया इसका जन्म स्थान। तो जन्म स्थान कहां है इसका? भारत में ही है बच्चा, ठीक है ना। यह मूलतः भारत का पौधा है और इसका जन्म स्थान भी भारत ही, यानी कि मूलतः भारत में ही है ये। जैसे बाजरा अफ्रीका का पौधा था साहब, अपन ने पढ़ा था, नहीं पढ़ा? कुछ फसलें बाहर से लाई गई थी। तो यह बात अपन को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। तापमान ध्यान रखना बच्चा, तापमान, इसमें पानी बहुत चाहिए भैया, इसमें भी तापमान। तो तापमान 20 से 26 डिग्री सेल्सियस तक, तापमान जो है वो 20 से 26 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान देखने को मिलेगा आप लोगों को। वर्षा की मात्रा, वर्षा, तो वर्षा जो है वो 150 सेमी तक होती है इसमें। वर्षा जो होती है वो कितने सेमी तक होती है प्यारे बच्चों? 150 सेमी तक वर्षा की आवश्यकता होती है। यह बात आपको ध्यान से याद रखना है, ठीक है ना। भारत में गन्ना 35 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी उगाया जाता है। यह बात आपको ध्यान से याद रखनी है। अब इसमें अगर पाला पड़ गया तो यह शर्करा की मात्रा को कम करता है, यह बात ध्यान रखिएगा। चलेगा, गन्ने में पाला पड़ना, ठीक है ना। मैंने कल समझा ही दिया था, पाला हानिकारक होता है क्योंकि यह शर्करा की मात्रा को कम करता है। क्योंकि यह शर्करा की मात्रा को कम करता है, इसलिए यह हानिकारक होता है। इसमें पाला, गेहूं में भी ज्यादा पाला हानिकारक होता है। कुछ फसलें हैं जिनमें पाला हानिकारक होता है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। इसके लिए जो मृदा चाहिए साहब, मृदा, तो इसमें प्रायद्वीप की मृदा ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। प्रायद्वीपीय भारत है ना, जहां पर काली दोमट मृदा पाई जाती है, ठीक है ना। लेकिन लाल दोमट मृदा भी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो ध्यान रखना, दो मिट्टियां, एक तो लाल दोमट मृदा, ठीक है, एक याद रखनी है आपको लेटेराइट मृदा, ठीक है ना, लेटेराइट मृदा। ये मृदा भी इसके लिए क्या है बच्चा? उपयुक्त मानी जाती हैं। तो ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। चलेगा, और गन्ने की खेती जो है भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होती है। कहां पर होती है? उत्तर प्रदेश में होती हैं। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। चलेगा,
तो चलते हैं आगे। यहां तक जो है आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, येलो में हट जाता हूं, आप जो है स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जिससे आगे की चीजें आप लोगों को नोट्स बनाने में आसानी रहे। चलेगा, ये बात आपको ध्यान से याद रखनी है। चलेगा, चलिए अब भारत में अगर बात करें तो भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा माना जाता है? सूती वस्त्र उद्योग है, नहीं है सूती वस्त्र, लेकिन सूती वस्त्र उद्योग सबसे बड़ा है। इसके बाद चीनी उद्योग दूसरा सबसे बड़ा है। यह बात आपको ध्यान रखनी है कि सूती वस्त्र उद्योग के बाद में चीनी उद्योग सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है। ठीक है, तो भारत में सूती वस्त्र उद्योग के बाद में चीनी उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है। भारत में अगर सूती वस्त्र के बाद में कोई बड़ा उद्योग देखने को मिलता है तो वो मिलता है आप लोगों का कौन सा बच्चा? तो ध्यान रखिएगा, चीनी उद्योग। ठीक है ना, चीनी उद्योग। और चीनी उद्योग जो है ये कैसा उद्योग है? तो ध्यान रखना, कृषि आधारित उद्योग है। ये कृषि आधारित, सूती वस्त्र भी कृषि आधारित ही है। ठीक है ना, कृषि आधारित उद्योग कृषि आधारित उद्योग है ये, जो सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है। ये बात आप लोगों को ध्यान से याद रखनी है। चलेगा, बहुत बढ़िया। अब दूसरी बात करते हैं अपन यहां से, तो ध्यान देना आप लोग कि सर चीनी उद्योग की अगर बात करने जा रहे हो तो ये दुनिया में चीनी उद्योग का लगभग दुनिया की कुल चीनी का 18% भारत उत्पादन करता है। ये आंकड़ा चेंज होता रहता है, तो इसको तो छोड़ो आप लोग। चलेगा, अब याद रखने वाली बात याद रखनी है आपको। याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चा? चलेगा, कि अगर याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भारत में सबसे पहले चीनी उद्योग जो खोला गया था वो उत्तर प्रदेश में ही खोला गया था। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान से याद रखनी है। कहां पर खोला गया था? उत्तर प्रदेश में ही। ठीक है, भारत में प्रथम चीनी मिल 1903 में खोली गई थी बच्चा। कब खोली गई थी? याद रखना, ये स्टैटिक जीके का प्रश्न है, एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिया जाता है। चलिए, चीनी मिल उत्तर प्रदेश के देवरिया में 1903 में खोली गई थी। यह बात आपको ध्यान रखिएगा। 1903 में प्रतापनगर नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। तो कहां पर स्थापित की गई थी? देवरिया, उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला है, और यहां पर प्रतापनगर नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। चलेगा, भारत में गन्ने की सर्वाधिक क्षेत्रफल में कृषि, भारत में गन्ने की सर्वाधिक क्षेत्रफल में कृषि उत्तर प्रदेश राज्य में की जाती हैं। भारत में गन्ने की सर्वाधिक क्षेत्रफल में कृषि कहां पर की जाती है? उत्तर प्रदेश राज्य में की जाती है। यह बात आपको ध्यान से याद रखना है। भैया गन्ना प्रजनन केंद्र भी हैं भारत में। चलेगा, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। गन्ना प्रजनन केंद्र, और ये कहां पड़ता है? जिसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। बताओ कहां पे? कोयम्बटूर तमिलनाडु में। ये कहां पर पड़ता है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में पड़ता है गन्ना प्रजनन केंद्र। कहां पर? कोयम्बटूर तमिलनाडु में पड़ता है। और इसकी स्थापना 1912 में हो गई थी। इसकी स्थापना जो है प्यारे बच्चा, वो 1912 में ही ये स्थापित किया जा चुका था। यह बात आपको ध्यान रखनी है। कोयम्बटूर तमिलनाडु में ये पड़ता है। ठीक है ना, गन्ना प्रजनन केंद्र। तो इतनी सी बातें आपको याद रखनी है भैया।
ठीक है, चले आगे। अब उत्पादक राज्य, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य, ठीक है, शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य याद रखने हैं आप लोगों को कि सर सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र आ जाएगा आप लोगों का, फिर कर्नाटक आ जाएगा। उत्तर प्रदेश आ जाएगा, फिर महाराष्ट्र आ जाएगा, ठीक है ना, और फिर कर्नाटक आ जाएगा। राजस्थान में भी होता है गन्ना, लेकिन इतना नहीं होता साहब, ठीक है ना, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में होता है गन्ना, ठीक है ना। और क्षेत्रफल में भी सबसे ज्यादा कहां होता है, अगर आपसे पूछ ले तो मैंने बता ही दिया अभी आपको, क्षेत्रफल में सर्वाधिक, तो ध्यान रखना क्षेत्रफल में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा गन्ने का जो उत्पादन होता है वह कहां पर होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है भैया, ठीक है। तो ये थी गन्ने की संपूर्ण बातें जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दी है मैंने। देख लीजिएगा आप लोग, गन्ना में वर्षा की मात्रा, इसकी इंपोर्टेंट बातें और प्रमुख उत्पादक राज्य, ठीक है भैया। तो ये थी गन्ने की कंप्लीट इंपोर्टेंट बातें। अगर गन्ना आप लोगों को क्वेश्चन पूछ लिया जाता है गन्ने में से, तो यहां से ही प्रश्न बनेगा, ये 100% है। अब आती है भैया जिसे दुनिया में सब पीते हैं, चाय, चाय, ठीक है, टी। और चाय, गर्मी में चाय वही पीते हैं जो जीवन जीते हैं, ऐसे बताया जाता है। तो हम तो गर्मी में भी पीते हैं भैया, ठीक है ना, क्योंकि गांव के आदमी हैं और चाय जो है इंपोर्टेंट होती है। चलिएगा, बहुत बढ़िया। चलिए, अब ये जो पौधा है यहाँ का नहीं है, चाय, चाय जो है यहाँ का नहीं है, दक्षिणी चीन में यूनान के पठार का पौधा है ये। यह मूलतः दक्षिणी चीन यूनान पठार का पौधा है, यह मूलतः दक्षिणी चीन यूनान पठार का पौधा माना जाता है। यह बात आप लोगों को ध्यान से याद रखनी है। इसकी कृषि की अगर बात करो, इसकी कृषि अगर बात की जाए तो ब्रिटिश शासकों द्वारा की गई थी, ब्रिटिश शासकों द्वारा की गई थी। इसकी कृषि जो है ब्रिटिश शासक, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आने लग गई तो यहाँ चाय का उत्पादन होने लग गया था, और यहाँ से चाय को ये यूरोपीय देशों में बहुमूल्य दामों में बेचने लग गए। तो ऐसे इनको ज्यादा फायदा होगा नहीं होगा, तो ऐसे ज्यादा फायदा इन्होंने कमाया साहब। ये बात आप लोगों को ध्यान से याद रखनी है। चलिए, चाय जो है इसमें जलवायु कैसी चाहिए साहब, जलवायु की भी बात अपन यहां से कर लेते हैं कि सर यहां पर जलवायु की बात करें अपन तो साहब उपोष्ण कटिबंधीय भी चाहिए, उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार की जलवायु है ये, ठीक है ना। उष्ण कटिबंधीय व उपोष्ण कटिबंधीय झाड़ीदार पौधा है। यह बात ध्यान रखना, उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, झाड़ीदार पौधा है। यह बात आपको ध्यान से याद रखनी है। चलेगा, तापमान, इसमें तापमान कितना चाहिए, तापमान तो ध्यान रखना बच्चा, इसमें तापमान जो है 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक। यहां पर जो तापमान की आवश्यकता होगी वो 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। वर्षा तो 150 सेमी से 250 सेमी तक वर्षा जो चाहिए वह 150 सेमी से 250 सेमी तक वर्षा की मात्रा इसमें होना अनिवार्य है। यह बात आप लोगों को ध्यान से याद रखनी है। चाहे बहुत इंपॉर्टेंट पौधा है, बहुत मूल्य वाला पौधा है, और आप लोगों को तो पता ही है कि दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां चाय नहीं पी जाती हो। कुछ देश हो सकते हैं जो नहीं जानते होंगे, लेकिन फिर भी लगभग अगर देखा जाए 150 से अधिक देशों के लोग चाय पीते हैं मेरे भाई, 150 से अधिक देशों के लोग चाय पीते हैं। यह बात ध्यान रखेगा। चलेगा,
सर्वप्रथम है चाय के बागान। सर्वप्रथम जो चाय के बागान लगाए गए वो कहां पर लगाए गए साहब? तो आप लोगों को पता है कि दार्जिलिंग जो सबसे फेमस है, दार्जिलिंग, और ये अभी भी यहां पर सबसे ज्यादा चाय होती है। ये कहां है? पश्चिम बंगाल में। तो सबसे पहले चाय के बागान यहां पर लगाए गए थे। सबसे पहले चाय के बागान है दार्जिलिंग के पश्चिम बंगाल में लगाए गए थे। और एक जगह और याद रख लेना, खच्चार। और खच्चार कहां पर है? असम में, खच्चार। और एक ध्यान और रख लेना, नीलगिरी। नीलगिरी, और नीलगिरी कहां पर है? तमिलनाडु में। कहां पर भैया? तमिलनाडु में। तो यहां पर सबसे पहले, यहां पर अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले चाय के बागान लगाए गए थे। ये बात अपन को यहां से याद रखनी है। तो सबसे पहले जो है चाय के बागान यहां पर लगाए गए थे, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, खच्चार असम और नीलगिरी तमिलनाडु। ये ब्रिटिश के द्वारा लगाए गए थे, ब्रिटिश द्वारा, ठीक है ना, ब्रिटिश के द्वारा लगाए गए थे। ये बात अपन को ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चा, ब्रिटिश के द्वारा लगाए गए थे। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है। अब भारत जो है, ऐसा तो सबसे ज्यादा चाय चीन में होती है, ठीक है ना। भारत चीन के बाद विश्व का, भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक व उपभोक्ता, पीते भी बहुत है यहां, उत्पादन भी तो है तो पीते, उपभोक्ता देश है, देश है भारत जो है चीन के बाद। क्योंकि चावल और गेहूं जो है अगर बात की जाए तो ये कहां पे होंगे बच्चा? चीन में होते हैं, सबसे ज्यादा कहां पे होते हैं? चीन में होते हैं। ये बात आपको ध्यान से याद रखनी है। अब चाय की जो प्रमुख किस्म है वह ग्रीन गोल्ड है, ठीक है ना, ग्रीन गोल्ड क्रांति, ग्रीन गोल्ड क्रांति भैया। तो ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? चाय उत्पादन से, चाय उत्पादन से, याद रख लोगे। ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? चाय उत्पादन से है। यह भी बात आप लोगों से पूछ ली जाती है, तो थोड़ा सा याद रखोगे आप लोग चलेगा। अब साहब भारत में चाय उत्पादक के प्रमुख दो क्षेत्र हैं, ठीक है ना। भारत में चाय उत्पादक प्रमुख दो क्षेत्र, ठीक है ना। एक तो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, नाम सुना होगा, ब्रह्मपुत्र नदी जहां पर बहती है, असम, अरुणाचल प्रदेश, इस क्षेत्र की बात अपन कर रहे हैं साहब, ठीक है ना, चलेगा। एक तो है पुत्र घाटी, ठीक है ना, और एक है सुरमा घाटी, असम में सुरमा घाटी, ठीक है ना। और ये दोनों ही कहां पर हैं? असम में, असम राज्य। ब्रह्मपुत्र घाटी और एक आ जाएगी आपकी सुरमा घाटी। एक तो है ब्रह्मपुत्र घाटी और एक क्या हो जाएगी बच्चा? सुरमा घाटी। ये बात आपको ध्यान से याद रखनी है। असम में, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, अगर आपसे पूछ ले कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, वो आ जाएगा असम। असम, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है बच्चा? तो असम याद रखना है। असम, पश्चिम बंगाल, ये दो बड़े राज्य हैं साहब, असम भी है और पश्चिम बंगाल भी है, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी। तो चाय असम और पश्चिम बंगाल दोनों में होती है, ये बात आप लोगों को ध्यान से याद रखनी है। चाय नगदी फसल है, बिल्कुल सर, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, सब जानते हो आप लोग, चलेगा। अब यह निर्यात कहां होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। विश्व में अग्रणी चाय निर्यातक राज्य, देश,
विश्व में चाय निर्यातक देश की बात कर रहा हूं, चलेगा। चलेगा, तो ध्यान रखिएगा, केन्या देश, चीन और श्रीलंका और भारत, ये याद रख लेना। केन्या, चीन, श्रीलंका और भारत, ये विश्व में सबसे बड़े चाय निर्यातक राज्य हैं भाई। ये विश्व में सबसे बड़े चाय निर्यातक राज्य हैं, जो राज्य क्या सॉरी देश है, क्या है ये देश है जो आप लोगों को याद रखनी है मेरे भाई। ठीक है, रख लोगे याद, चलेगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सबसे ज्यादा निर्यात जो है ये केन्या, चीन, श्रीलंका और भारत करता है। ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। चलिए, अब चाय की पत्तियों की बात करें तो ध्यान रखिएगा, चाय की पत्तियों में, ठीक है ना, किसमें भैया, चाय की पत्तियों में टेनिन। आप लोगों को भाई चाय में कैसे स्वाद लत लग जाती है ना आदमी की, तो इसलिए लगती है, ठीक है ना। तो चाय की पत्तियों में केपिन भी पाया जाता है और टेनिन भी पाया जाता है। चाय की पत्तियों में केपिन व टेनिन की प्रचुरता पाई जाती है, पाई जाती है। ये भी बात ध्यान रखनी है आपको, चाय में केपिन और टेनिन की क्या पाई जाती है, प्रचुरता पाई जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब भैया भारत में अगर आप लोग घाट देखोगे ना, भारत में अगर देखोगे आप, तो भारत में अगर देखते हैं अपन, भारत में पश्चिमी घाट में भी चाय का उत्पादन होता है। कहां पर गुरुजी, पश्चिमी घाट, ठीक है। तो यहां पर पश्चिमी घाट देखोगे आप लोग, तो देखिएगा ये है पूरा ही, यहां से लेकर ये पूरा ही ये क्षेत्र जो आएगा ये पश्चिमी घाट में आएगा। ये किस में आएगा, पश्चिमी घाट। और यहां पर आप लोगों को पता है सही कि सर इलायची की पहाड़ियां हैं साहब केरल में। कौन सी पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां। यहां जो है आपकी ये क्या है, नीलगिरी पहाड़ी, क्योंकि सबसे पहले बागान लगाए गए थे ना यहाँ ब्रिटिशों के द्वारा, नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद में अगर आप लोग देखोगे नीलगिरी की पहाड़ी, फिर यहां पर ध्यान रखना है आप लोगों को, यहां पर तो केरल में, अगर केरल के इस भाग की बात करोगे आप लोग, तो यहां है इलायची की पहाड़ियां, इलायची, इलायची की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इंपोर्टेंट बातें हैं जो अपन को यहाँ पे याद रखनी है। पश्चिम घाट में भी साहब यहाँ पर चाय का उत्पादन होता है। खोपी इधर ही होती है, कौवा और खोपी। इसके बाद यही पढ़ने वाले हैं अपन, चलेगा। तो दो फसलें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, है ना भाई। दो फसलें जो हैं आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी हैं प्यारे बच्चों। अब बात करने जा रहा हूं, तो ये चाय की संपूर्ण बातें जो हैं अपन ने जान ली। उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय झाड़ी नुमा पौधा होता है, ध्यान रखना। तापमान जलवायु की बात कर ली अपन, ठीक है ना। सर्वप्रथम दार्जिलिंग में बागान लगाए गए थे, कचार, असम, नीलगिरी में भी लगाए गए थे साहब। और चीन जो है सबसे ज्यादा और भारत दूसरे नंबर पे। ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध चाय से है, ग्रीन गोल्ड। और अग्रणी देश निर्यातक जो है वो बताई दिए। और भारत के क्षेत्र में भी यहां पर है नीलगिरी की पहाड़ियां और यहां पर है आपकी इलायची की पहाड़ियां। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताइए मुझे, दोबारा से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। निश्चित तौर पर आपको चीजें समझ में आएगी। चलो जी, अब आता है कहवा, कहवा व खोपी, व खोपी, क्योंकि दोनों एक साथ ही प्राप्त होंगे, ठीक है ना। कहवा व खोपी। और खोपी भैया बहुत महंगी मिलती है, ठीक है ना। अरेबिका और ओरेस्टिका, यहां पर दो खोपी की किस्में बोई जाती हैं, उसकी भी बात अपन करेंगे, चलेगा। बहुत बढ़िया। ये अगर बात करूं मैं, यह पूर्वी अफ्रीका मूल का पौधा है। ये पूर्वी अफ्रीका मूल का पौधा है। पूर्वी अफ्रीका से लेकर आए थे साहब इस पौधे को, ठीक है ना। चलेगा। इसे सर्वप्रथम कहां पर लगाया गया था, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसे भारत में, हाँ ध्यान रखना, इसे भारत में सर्वप्रथम, नाम सुना होगा आप लोगों ने, इसे भारत में सर्वप्रथम है बाबा बूदन, बाबा बूदन की पहाड़ियां। ये कहां पर पड़ती हैं, कर्नाटक में।
इसे सर्वप्रथम है बाबा बुदन की पहाड़ियां कर्नाटक में लगाया गया था। इसे सर्वप्रथम कहां पे लगाया गया था? बाबा बुदन की पहाड़ियां, जो कहां पर पड़ती हैं? कर्नाटक में पड़ती हैं, और यहां पर इसे लगाया गया था। यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है मेरे भाई, रख लोगे चलेगा। और इसके बागान भी लगाए गए, सर्वप्रथम कर्नाटक में लगाए गए थे सर्वप्रथम बागान, ठीक है ना। सर्वप्रथम है इसके बागान भी लगाए गए थे, और ध्यान रखना दोस्तों, इसके बागान सबसे पहले चिकमंगलूर कर्नाटक में लगाए गए थे, ठीक है ना। चिकमंगलूर का नाम सुना होगा आपने, चिकमंगलूर, और चिकमंगलूर पड़ता है कर्नाटक में, ठीक है ना। वायनाड पड़ता है केरल में, कहां पर? केरल में। तो यहां पर इसके सर्वप्रथम में बागान लगाए गए थे। ये बातें आप लोगों को यहां से ध्यान है रखनी है, ठीक है ना बच्चा। कब लगाए गए गुरुजी, कब लगाए गए? तो ध्यान रखिएगा 1830 पे लगाए गए थे, ठीक है ना। चिकमंगलूर याद रखना, वायनाड केरल भी याद रख सकते हो आप लोग। और यहां पर सर्वप्रथम है चाय के कॉफी के बागान लगाए गए थे। ये इंपोर्टेंट पौधा है जो आपसे पूछ लिया जाता है, चलेगा। अब भैया जलवायु की बात करते हैं, इसमें जलवायु कौन सी चाहिए साहब? इसमें ये लिख दूं क्या? नहीं, यहां आएगा नहीं। चलिए, तो जलवायु की बात करूं मैं यहां पे, जलवायु चलेगा। तो इसमें दो प्रकार की जलवायु चल सकती है, उष्ण व आर्द्र जलवायु। इसमें अगर बात करोगे आप तो उष्ण और आर्द्र जलवायु की ध्यान बात याद रखनी है कि सर यहां पर यह जलवायु देखने को मिलेगी भैया। तापमान, ठीक है ना, तो ये 14 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस तक, 14 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस तक इसमें तापमान देखने को मिलेगा भैया। वर्षा, वर्षा की बात करोगे आप लोग तो यहां पर 150 सेमी से 250 सेमी वार्षिक वर्षा, यहां पर जो वर्षा होगी वह 150 सेमी से 250 सेमी तक वार्षिक वर्षा दर्ज की जाती है, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। वर्षा ज्यादा चाहिए इस पौधे में, गन्ने की तरह है साहब, ठीक है ना। कितनी ऊंचाई पर लगाया जाता है? ऊंचाई भी ध्यान रखनी है कि सर इस कितनी ऊंचाई पर? तो 600 मीटर से 1500 मीटर की ऊंचाई पर यह पौधा आप लोगों को ध्यान रखना है लगाया जाता है। 600 मीटर से 1500 मीटर की ऊंचाई पर यह पौधा लगाया जाता है, यह बात ध्यान रखनी। मिट्टी, तो इसमें मिट्टी जो उपयुक्त होती है वह होती है बूरी, दोमट। इसमें जो मिट्टी उपयुक्त होती हैं वो कौन सी होती हैं? बूरी, दोमट होती हैं। यह बात आपको ध्यान से याद रखना है, चलेगा। अब यह इस फसल की अगर बात करो आप लोग तो ध्यान रखना इसमें कि गुरुजी क्या याद रखना है, ध्यान रखेगा कि इसमें इस फसल में अधिक गर्मी, वह एक तो अधिक गर्मी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, वह पाला हानिकारक होता है। यह बात ध्यान रखनी है आपको कि इस फसल में पाला और अत्यधिक गर्मी क्या होती है? हानिकारक होती हैं। अगर अपन बात करें कि विश्व का कितना करते हैं अपन, विश्व के कुल उत्पादन में भारत तो 2.73%, ठीक है ना। कितना? 2.73% उत्पादन अपन करते हैं। तो थोड़ा सा ये भी बात आप लोगों को याद रखनी है, चलेगा। बहुत बढ़िया। अब साहब सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है? तो कर्नाटक में ही होता है, ठीक है ना, चलेगा। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। भारत में सर्वाधिक कहवा का उत्पादन। तो भारत में सर्वाधिक कहवा का उत्पादन कहां होता है? तो ध्यान रखना मेरे भाई,
ये होता है कर्नाटक में, और दूसरे नंबर पे केरल, और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। फर्स्ट में ये आ जाएगा आपका, सेकंड में ये आ जाएगा, और थर्ड में ये आ जाएगा। ठीक है ना। तो भारत में सबसे ज्यादा कहवा जो मिलता है वह कहां मिलेगा? कर्नाटक में। कहां पर है? क से कर्नाटक, ऐसे याद रख लोगे। क से क्या याद रख लोगे बच्चा? कर्नाटक याद रखना है आप लोगों को कि भारत में सबसे ज्यादा जो कहवा जो मिलता है वह कहां पर? कर्नाटक में मिलता है। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है भैया। चलेगा, चलिए अब देखो कहवा की दो प्रमुख किस्में, कहवा की दो प्रमुख किस्में। ठीक है, चलेगा। तो एक तो है अरेबिका। ये भी साहब बहुत ही हार्ड होता है, बहुत महंगा मिलता है। 1 किलो अगर आप लोग देखोगे तो बहुत महंगा आता है। एक होता है रोबस्टा। ठीक है ना। ये दो किस्में जो हैं आप लोगों को देखने को मिलेगी, अरेबिका और रोबस्टा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब भारत में कौन सी बोई जाती है सबसे ज्यादा? तो ध्यान रखना, भारत में सर्वाधिक अरेबिका। कौन सी भैया? अरेबिका। भारत में सर्वाधिक अरेबिका किस्म लगाई जाती। ठीक है ना। तो भारत में सबसे ज्यादा कौन सी किस्म लगाई जाती है मेरे भाई? अरेबिका लगाई जाती हैं। ये बात आपको ध्यान से याद रखनी है। गुरुजी ये क्या है? भारत में सबसे लोकप्रिय है ये, भारत में लोकप्रिय है ये। ठीक है ना। सबसे ज्यादा पीते हैं इसे। ठीक है ना। लोकप्रिय, लोगों की पसंद भी है ये सबसे ज्यादा। तो ये भी बात अपन को याद रखनी है भैया। गर्मी बहुत भयंकर है, रसगुल्ला तो टपकेगा इस साल रसगुल्ला 100% टपकेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा आप लोग। चलेगा। अब अगर दुनिया में देखें अपन तो ध्यान रखिएगा, ब्राजील कौवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सबसे ज्यादा कौवा कहां पर होता है? ब्राजील में। ब्राजील जो है जिसे सांपों का देश भी कहा जाता है, और ब्राजील जो है बच्चा इसमें सबसे ज्यादा कौवा का उत्पादन होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे वियतनाम में भी होता है। ब्राजील वियतनाम ये दो देश है, याद रख सकते हो आप लोग। एक तो है ब्राजील और एक है वियतनाम। इनमें सबसे ज्यादा कौवा का उत्पादन होता है। तो ये मत समझना कि भारत ही कर रहा हो, भारत के अलावा भी और भी देश है जहां पर इसका उत्पादन होता है। अब भैया शीर्ष उत्पादक राज्य लिख लो जिसमें खत्म हो जाएगा। ठीक है, शीर्ष उत्पादक राज्य। ठीक है ना। शीर्ष उत्पादक राज्य की अगर बात कर ले तो कर्नाटक याद ही रखना है आपको। 3 राज्य, वही तीनों याद रखने हैं आपको। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु ये शीर्ष उत्पादक राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा कौवा या कॉफी होती है। क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा कहां होती है? अगर आपसे पूछ ले कि गुरुजी क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा, क्षेत्रफल में सर्वाधिक उत्पादन, तो क्षेत्रफल में सर्वाधिक उत्पादन जो है वो कहां होता है? कर्नाटक। तो ये याद रखना आपको। ठीक है। तो ये था कौवा। ठीक है, कहवा या फिर कॉफी बहुत फेवरेट है। पीते हो नहीं पीते हो? ठीक है ना। सबसे ज्यादा, सबसे पहले बागान यहां पर लगाए गए थे, चिकमंगलूर कर्नाटक में, वायनाड केरल में, कब 1830 में। जलवायु उष्ण आर्द्र है, तापमान 14 से 28 है, और सबसे ज्यादा बड़ा उत्पादक राज्य याद रखना है आप लोगों को, कर्नाटक। और यहां पर अरेबिका और रोबस्टा नामक 2 किस्में बोई जाती है। अरेबिका सबसे फेमस है और भारत में सबसे ज्यादा अरेबिका ही
लगाई जाती हैं, ये बात अपन को अच्छे तरीके से याद रखनी है। अब ये आता है आपका, अब पढ़ेंगे अपन रबड़। रबड़ जानते होंगे, रबड़ को बचपन से यूज करते हुए आ रहे हैं अपन, रबड़, ठीक है ना, बचपन से यूज करते हुए आ रहे हैं, चलिएगा। अब रबड़ की अगर बात करोगे आप लोग तो साफ ध्यान रखिएगा, 1876 में हेनरी विलियम के द्वारा लाया गया था, ठीक है ना। इसका बीज जो है, इसका बीज 1876 में हेनरी नामक एक व्यक्ति था, ठीक है ना, उसके द्वारा भारत लाकर लगाया गया था, यह बात ध्यान रखिएगा। हेनरी विलियम द्वारा लाया गया था, ये लिक्विड में प्राप्त होता है, लाया गया, ठीक है ना, यह बात आपको ध्यान रखनी है। किसके द्वारा लाया गया था? हेनरी विलियम के द्वारा लाया गया था, यह बात आपको ध्यान से याद रखनी है। ये किससे प्राप्त होता है? पौधा कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, हेविया, हेविया नामक एक पौधा है जिसे हेविया ब्राजीलियंसन्स बोलते हैं, हेविया ब्राजीलियंसन्स बोलते हैं, और ये पौधा यहां से लाया, इस वृक्ष से रबड़ प्राप्त होता है। रबड़ जो है किससे प्राप्त होता है? हेविया ब्राजीलियंसन्स से प्राप्त होता है, यह बात आपको ध्यान से याद रखनी है, चलेगा। ये जो पौधा है वर्ष 1902 में, ध्यान रखिएगा, केरल में लगाया गया है। रबड़ से सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। तो याद रख लेना, ज्यादा लोड लेना ही नहीं है, यह बात ध्यान रखिएगा। वर्ष 1902 में पेरियार नदी, जो केरल की प्रमुख नदी है, पेरियार परियोजना भी है, ठीक है ना, वर्ष 1902 में पेरियार घाटी में इसे लगाया गया था, ठीक है ना। वर्ष 1902 में पेरियार नदी केरल की प्रमुख नदी है, और इस नदी घाटी क्षेत्र में इस पौधे को लगाया गया था, यह आप लोगों को ध्यान से याद रखना है। इसके लिए जलवायु भी देख लेते हैं अपन। ये गुरुजी जलवायु कैसी चाहिए? जलवायु तो उष्ण भी चल जाएगी और आर्द्र भी चल जाएगी, लेकिन मेन रूप से आर्द्र जलवायु का, उपोष्ण जलवायु का पौधा है। उष्ण व उपोष्ण जलवायु, इसमें जो जलवायु चाहिए वो कौन सी चाहिए? उष्ण और उपोष्ण जलवायु की इसमें आवश्यकता पड़ती है, ये बात आपको ध्यान से याद रखनी। तापमान साफ, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक, तापमान जो है 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक इसमें आप लोगों की जरूरत पड़ेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। वर्षा साहब, वर्षा बढ़िया होना चाहिए। वर्षा जो है 300 सेमी वार्षिक वर्षा, कितनी सेमी? 300 सेमी वार्षिक वर्षा की जरूरत इसमें पड़ती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कितनी भैया? तो ध्यान रखिएगा, चलेगा। और यहां पर मिट्टी जो होनी चाहिए वो दोमट मृदा होनी चाहिए साहब, दोमट मृदा जो है इसमें होनी चाहिए, ये भी बात आपको रबड़ की खेती के लिए याद रखना है भैया, चलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? देश में रबड़ उत्पादन की दृष्टि से केरल का प्रथम स्थान है, केरल का प्रथम स्थान है। देश में रबड़ उत्पादन की दृष्टि से केरल का क्या है? प्रथम स्थान है, यह बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। विश्व में चौथा उत्पादक देश है भारत की विश्व में स्थिति, तो ये आ जाएगी आपके चौथा बड़ा देश, चौथा देश है ये, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी। तो भारत में रबड़ की जो स्थिति है वो कौन से नंबर पे आएगी? 4th नंबर पे आ जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। केरल में होता है सबसे ज्यादा,
कहां होता है? केरल में। और केरल में आपने सुना ही होगा कोझिकोड, ये जिला, कोझिकोड की जिला, यहां पर भी रबड़ साहब खूब है। कोटायम में है, कोटायम, एर्नाकुलम, यहां पर भी होता है एर्नाकुलम, यहां पर भी रबड़ का उत्पादन होता है साहब, ठीक है ना। और कोलम, 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 ये भी रबड़ उत्पादक जिले हैं। तो ये केरल के प्रमुख स्थान हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। अब प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं सबको पता है, ये तो प्रमुख राज्य, ठीक है, प्रमुख राज्य, ठीक है बच्चा। अब प्रमुख राज्य आपको पता है, केरल है, केरल में सबसे ज्यादा 2 और 3, एक राज्य याद रख लो आप, एक ही याद रखना है आप लोगों को, चलेगा। और त्रिपुरा में भी होता है, और कर्नाटक, कर्नाटक, ठीक है ना। तो ये प्रमुख उत्पादक राज्य हैं जो आप लोगों को याद रखना है, बहुत बढ़िया, चलेगा। तो अब लास्ट एक और फसल रेडी है, उसको भी ले लेते हैं अपन, तंबाकू। और तंबाकू जो है पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था, हाँ आगे की बातें करेंगे इसकी, चलेगा, बहुत बढ़िया। चलो तो मिटा देते हैं यहां से। अब देखो साहब, अब जो आप लोगों के फसल आती हैं अनेक प्रमुख फसलें, ये भी नगदी फसलों में आएगी, वो है तंबाकू, तंबाकू, ठीक है, तंबाकू, तंबाकू। और तंबाकू की बात यहां से अपन कर लेते हैं, चलिए भैया, पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाया गया था, ये बात आपको ध्यान रखेगा। चलिए पहले बता दी, तंबाकू भारत में सर्वप्रथम पुर्तगालियों द्वारा 16वीं शताब्दी में लाया गया था। तंबाकू भारत में सर्वप्रथम पुर्तगालियों के द्वारा 16वीं शताब्दी में लाया गया था, बताया था मैंने आप लोगों को, यह बात आप लोगों को ध्यान से याद रखनी है, चलेगा। अब भैया तापमान, तापमान, तो तापमान जो है ये पक जाता है साहब, और तंबाकू खेती पर हर कोई नहीं कर सकता, सरकार से परमिशन लेनी पड़ती, पट्टे जारी होते हैं इसके भी, इसलिए हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना। 15 से 38 डिग्री सेल्सियस तापमान जो चाहिए इसमें, 15 से 38 डिग्री सेल्सियस चाहिए। चलिए वर्षा, वर्षा ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी भैया, कम वर्षा में भी चलता है इसमें काम, जैसे 50 सेमी वर्षा। इसमें वर्षा की जो मात्रा चाहिए वो कितनी चाहिए? 50 सेमी। तो यहां पर हो गए वर्षा, और वर्षा चाहिए साहब 50 सेमी, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को यहां से याद रखनी है, चलेगा। मिट्टियां जो है कोई सी भी मिट्टियां चल जाती है, कांप, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टियां, सब प्रकार की मिट्टियां हैं इसमें, ठीक है ना। मिट्टी की बात करोगे, कांप, जलोढ़, ठीक है ना, और काली मिट्टी, काली मिट्टी, ठीक है ना, ये उपयुक्त मानी जाती हैं, ये तंबाकू की कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं, ये बात ध्यान रखेगा। यह शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है, ये याद ही रखो आप लोग, ये जो पौधा है ये कैसा पौधा है, ये ध्यान रखना है आपको। तो यह शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, जलवायु का पौधा है, ठीक है ना। यह शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है, यह बात अपन को अच्छे तरीके से याद रखनी है, चलेगा। इसका वर्धन काल रहने दो 70 से 80 दिन का होता है, 70 से 80 दिन में टॉप पक जाता है भैया, लेकिन इसकी कृषि बहुत ही अलग है, क्योंकि नहीं कर सकते साहब इसमें। चलिए, निकोटीन मिलता है जो नशा देता है, और नशा पर तो ऐसे बैन लगा रखा है भारत में, लगा रखा है नहीं लगा रखा, फिर तो नशा में तो भैया ऐसे बैन लग रहा है, तो ये गलत है, फिर भी उत्पादन होता है, चलेगा। भारत की स्थिति क्या है, ठीक है, तो यहां पे लिख सकता हूं भारत की विश्व में स्थिति, तो ये 4था बड़ा देश है, ठीक है ना,
भारत की विश्व में स्थिति, यानी कि भारत जो है चौथा बड़ा देश है तंबाकू के मामले में, यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उत्पादक राज्य देख सकते हो आप, तो यहां लिखो प्रमुख उत्पादक राज्य। ठीक है ना, प्रमुख उत्पादक राज्य। ठीक है, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा तंबाकू, आंध्र प्रदेश तंबाकू अनुसंधान केंद्र गुंटूर आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? गुंटूर आंध्र प्रदेश में पड़ता है, यह बात आपको ध्यान रखनी। तो पहला राज्य आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, पहला राज्य, दूसरा राज्य और तीसरा राज्य। आप तो एक ही राज्य याद रखो, एक से ज्यादा पूछता भी नहीं है। चलिए, फिर गुजरात में भी होती है भैया, गुजरात में भी होती है। फिर आपको याद रखना है कर्नाटक, फिर याद रखना है आपको कर्नाटक। इस प्रकार से प्रमुख उत्पादक राज्य हो जाएंगे, ये बात आपको ध्यान से याद रखनी है। ठीक है, अब आती है आप लोगों की इलायची। बहुत महंगी होती है भैया, 1000-1200 रुपए किलो से ज्यादा महंगी आती है। ठीक है, इलायची। और इलायची आप लोगों को पता है साहब, सुगंधित मसाला है ये ध्यान रखना। कैसा मसाला है ये? सुगंधित, बहुत सुगंध आती है, चाय में डाल दे मजा आ जाता है। यह सुगंधित मसाला है। ये कैसा मसाला है बच्चा? सुगंधित मसाला है, ये बात आपको ध्यान से याद रखनी है। तापमान 14 से 32 डिग्री सेल्सियस, जी हां, ये पक जाता है साहब। ज्यादा टेम्परेचर नीचे है फिर भी कम नहीं है। वर्षा 150 सेमी। वर्षा जो है वो कितनी सेमी तक की आवश्यकता पड़ती है? तो 150 सेमी तक की वर्षा इसमें आवश्यकता पड़ती है, ये बात ध्यान रखिएगा। मिट्टी लाल लेटेराइट मृदा, लाल लेटेराइट मृदा, इसमें जो मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी मेरे भाई, वो लाल लेटेराइट मृदा की बात अपन कर लेते हैं। इसमें लाल लेटेराइट मृदा की आवश्यकता पड़ती है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं गुरुजी? हाँ, प्रमुख राज्य वही मसाला तो दक्षिण में, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु प्रमुख राज्य। ठीक है, तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, ये प्रमुख उत्पादक राज्य हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं भैया। ठीक है ना, तो रख लोगे बिल्कुल, ये बात आपको ध्यान रखनी। ठीक है, अब भारतीय इलायची मसाला शोध संस्थान, अगर ये पूछ ले तो केरल में, ये अभी शोध संस्थान अलग से मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। चलिए, भारतीय इलायची शोध संस्थान, तो ये पड़ता है केरल। भारतीय इलायची शोध संस्थान ये कहां पर पड़ता है? केरल में पड़ता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रखिएगा, चलेगा। बहुत बढ़िया। अब आप लोग देखोगे कि सर अगर बात की जाए केरल में अधिक मसाले उगाए जाने के कारण केरल में अधिक मसाले उगाए जाने के कारण इसे मसालों का बागान कहा जाता है। भैया इसे क्या कहते हैं? मसालों का बागान। आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। मसालों का बागान किसे कहते हैं? केरल को कहते हैं, ठीक है ना, चलेगा। ऐसे मसालों में उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश है, ठीक है ना। तो ये 2018-19 के अनुसार का मामला था जो आप लोगों को यहां तक ही याद रखना है, ठीक है ना, चलेगा। अब आती है काली मिर्च, सुना होगा आपने काली मिर्च। और काली मिर्च को भारत में काला सोना, बहुत महंगी है ना, इसलिए तो काला सोना बोलेंगे, ठीक है ना। काली मिर्च को भारत में क्या कहते हैं? काला सोना कहते हैं। ये बात आपको ध्यान से याद रखनी है, चलेगा। तो बच्चा अब काली मिर्च की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहां तक ही आप लोगों को चीजें याद रखनी है, ठीक है ना।
ये लता झाड़ी नुमा पौधा है, ये लता नुमा झाड़ी आकार का पौधा होता है, पौधा होता है, ठीक है ना। ये बात भी अपन को ध्यान रखें, लता नुमा झाड़ी आकार का पौधा होता है, ये बात अपन को ध्यान से याद रखनी है। चलेगा, चलिए तो प्रमुख कृषि अनुसंधान की बात अपन यहां से कर रहे हैं, और जो मैंने पहले ही आप लोगों के यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे सबसे पहले बात करें बच्चा अपन राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान, तो राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहां पर पड़ता है, कटक उड़ीसा में पड़ता है। और एनडीडीबी राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ये करनाल हरियाणा में है। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। और केंद्रीय खोपी अनुसंधान ये चिकमंगलुरु कर्नाटक में है, ठीक है ना। खोपी अनुसंधान केंद्र कहां है, चिकमंगलुरु कर्नाटक में है, ये बात ध्यान रखना। जूट कृषि अनुसंधान ये बैरकपुर में है, जूट कृषि अनुसंधान जो है ये बैरकपुर में है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। टिड्डी चेतावनी संगठन है, ये जोधपुर में पड़ता है। पशु रोग जांच प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र में है। पशुओं से संबंधित जो रोग होते हैं उनकी जांच के लिए जो लेबोरेटरी है वो पुणे महाराष्ट्र में है। भारतीय डेयरी निगम या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है ना, एनडीडीबी, ये आपका आनंद गुजरात में पड़ता है बच्चा। कहां पर पड़ता है गुरुजी, ये आनंद गुजरात में पड़ता है, ये याद रखना है आप लोगों को। कॉफी बोर्ड कहां है, बंगलुरु कर्नाटक में। रबर बोर्ड कोटायम केरल में। चाय बोर्ड कोलकाता पश्चिम बंगाल में। तंबाकू गुंटूर आंध्र प्रदेश में पड़ता है। मसाला बोर्ड कोची केरल में। और राष्ट्रीय मांस बोर्ड दिल्ली में। और अंगूर बोर्ड पुणे महाराष्ट्र में। ये 7 बहुत इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, 100% एग्जाम में टपकते हैं, 100% एग्जाम में टपकते हैं, तो ये थोड़ा सा याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। मसाला बोर्ड कोची केरल में है। राष्ट्रीय मांस बोर्ड आपका दिल्ली में है। और अंगूर बोर्ड पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है, ये बात आपको ध्यान यहां से रखनी है। तो इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर किसी भी पेज में लिख सकते हो और रटवा इनको याद कर सकते हो, ठीक है बच्चा। अच्छे तरीके से चीजों को याद कर सकते हो आप, चलेगा। भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर उत्तर प्रदेश में। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान मनीला फिलीपींस में। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बोर्ड मुंबई महाराष्ट्र में। अंतरराष्ट्रीय मक्का और गेहूं केंद्र ये मेक्सिको अमेरिका में है। ये कहां है, मेक्सिको अमेरिका में। अब अपन पढ़ रहे थे कृषि क्रांतियां, जी हां। अब आप लोग पढ़ रहे हो कृषि क्रांतियां, जैसे हरित क्रांति। और हरित क्रांति का जनक भारत में कौन है, MS स्वामीनाथन। सुनहरी क्रांति बागवानी और सब्जी उत्पादन से है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है। पीली क्रांति सरसों से है। और नीली झींगा से है। और लाल क्रांति मांस उत्पादन से है। फिर गोल 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 आलू, ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय से। रजत क्रांति अंडा से। और अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, ठीक है ना। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना, 10-10 हो गए, चलिएगा। नदी जोड़ो परियोजना से है ये बात। सदाबहार क्रांति कृषि उत्पादन को क्या करना है, दुगना करना है। सदाबहार क्रांति का मतलब कृषि उत्पादन को क्या करना है, दुगना करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर एक और याद रख लेना, गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति, और ध्यान रखना ये प्याज उत्पादन से है। प्याज उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, प्याज से। प्याज नहीं, प्याज, प्याज उत्पादन से है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है बेटा, प्याज उत्पादन से। लाल मैंने टमाटर और मांस लिखवाई दिया है आपके। चलो फिर आती है आपकी इंद्रधनुषी क्रांति। फिर आती है आपकी इंद्रधनुष। सभी क्रांतियों की निगरानी, सभी क्रांतियों की निगरानी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी आपकी इंद्रधनुषी क्रांति। सभी क्रांतियों की मॉनिटरिंग जो की जाएगी इसी में की जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखना। फिर आती है पीली क्रांति, ठीक है ना। और पीली क्रांति जो है ये है
तिलहन उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध जो है बच्चा वो किससे है? तिलहन उत्पादन से। ये बात आपको ध्यान से याद रखनी है। फिर आ जाती है आपके भूरी क्रांति, ठीक है, और भूरी क्रांति जो है ये है उर्वरक उत्पादन से, उर्वरक उत्पादन से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन से है। कृष्ण क्रांति, कृष्ण भगवान कैसे थे? काले, तो यहां पर काला, कृष्ण क्रांति काला पेट्रोलियम, ठीक है, कृष्ण क्रांति। और ये है, ये किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से, ठीक है ना। ब्लैक गोल्ड क्रांति भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं बेटा? ब्लैक गोल्ड क्रांति भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखना, पेट्रोलियम, या फिर याद रख लेना ऐसे खनिज तेल, खनिज तेल। तो ये याद रखना है आपको। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम से है। ये बात आप लोगों को मैंने बता दी है। तो ये समस्त क्रांतियां आप लोगों को याद रखनी। अब भैया जैसे आप लोगों से पूछे कि बताइए पीला सोना किसे कहते हैं, ये भी पूछा जाता है। पीला सोना, तो ध्यान रखिएगा, ओहोबा और जोजोबा, जोजोबा को कहा जाता है पीला सोना, ठीक है ना। हरा सोना, हरा सोना किसे कहते हैं? ऐसे छाई को भी बोलते हैं, मेन तो किसको बोलते हैं? छाई को बोलते हैं हरा सोना। उसके बाद में आप लोगों से पूछा जाए कि सफेद सोना, सफेद सोना, और सफेद सोना किसे कहा जाता है? कपास। सफेद सोना किसे कहते हैं बेटा? कपास को बोलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। काला सोना, काला सोना, अब काला सोना तो ऐसे देखा जाए तो पेट्रोलियम है, लेकिन तंबाकू भी ये भी होता है पेट्रोलियम, काला सोना। इस प्रकार से आप लोग जो हैं ये 4 सोने याद रखना है आप लोगों को। पीला, हरा, सफेद और काला। पीला ओहोबा जोजोबा, हरा चाय, सफेद कपास और काला पेट्रोलियम उत्पादन से, पेट्रोलियम से संबंधित हैं। तो ऐसे आप लोगों को ये बातें याद रखनी पड़ेगी मेरे भाई, ठीक है ना। ये बातें आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी पड़ेगी, ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है, चलेगा। अब यह एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछ ली जाती है, चलेगा। यहां तक उतार लिया होगा आप लोगों ने। चलिए पानी पी लेते हैं अब अपन, चलिए। तालिए का टॉपिक है जूम कृषि, और जूम कृषि के बारे में आपने सुना ही होगा अपने प्यारे बच्चों कि सर इसे स्थानांतरित कृषि भी करते हैं, कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। तो टॉपिक डाल लीजिएगा आप लोग, बहुत बढ़िया। चलिए जूम कृषि, पानी पी लिया, अब आ जाइए वापिस। जूम कृषि, ठीक है, जूम कृषि। बेटा जूम कृषि की बात करोगे तो पूर्वोत्तर भारत में की जाती है। ये कहां पर की जाती है? पूर्वोत्तर भारत में की जाती है जूम कृषि। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है, चलेगा। चलो चलो चलो, पी लिया पानी, चाय भी हो गई, चलेगा। चलिए तो लिखिएगा इसमें, इसे पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। इसे पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। इसके उपनाम देख लो आप, उपनाम। एक तो भैया उपनाम में ध्यान रखना आप, पर्यावरण की दुश्मन है ये, पर्यावरण की दुश्मन बोलते हैं इसे। काटो व जलाओ, ठीक है ना, काटो व जलाओ कृषि भी इसे ही बोला जाता है। काटो व जलाओ कृषि भी इसे ही बोला जाता है। इसे स्लैश एंड बर्न कृषि भी बोला जाता है। इसे स्लैश एंड बर्न कृषि भी बोला जाता है, और इसे वालरा कृषि भी बोला जाता है। वालरा,
वालरा कर्सी भी इसे बोला जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसके अलग अलग नाम हैं। ठीक है, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है, यह बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बुसफेलो कर्सी, बुसफेलो कर्सी भी इसे बोला जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जूम कर्सी है। इसमें क्या होता है कि सर वनों को जलाकर भूमि को साफ करके इस कृषि को किया जाता है। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें वनों को जलाकर भूमि को साफ करके कृषि को किया जाता है। ये बात ध्यान रखना। इसमें वनों को जलाकर और भूमि को साफ करके कृषि को किया जाता है। फिर मोटे दाने बिखेर देते हैं साहब, मोटे अनाज। जैसे ये वन है साहब, यहां वन थे, अब यहां पर वनों को अपन ने काट दिया साहब, सभी वनों को काट दिया। अब वनों को काट दिया तो यहाँ पे क्या होएगा, इसकी राख को बिखेर देंगे, फिर मोटे अनाज डाल देंगे यहाँ पे, मोटे अनाज। ठीक है ना, और मोटे अनाज डालकर इस कृषि को किया जाता है। फिर जुताई कर देंगे एक बार, और जिसमें ये कृषि हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए रख लोगे। चलिए, तो ऐसे किया जाता है। यहां से आप लोग जो हैं स्क्रीनशॉट जो है ले सकते हो, चलेगा। फिर आगे की बात जो है अपन यहां से करने वाले हैं, चलेगा। अब देखो यहां पे जूम कृषि की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, चलो। तो जूम कृषि के प्रकार, जूम कृषि के प्रकार। ठीक है, चलो। जूम कृषि के प्रकार। ठीक है, अब जूम कृषि भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानी जाती। जैसे उत्तर पूर्वी राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य, और मैं बात करूं असम की। ठीक है ना, एक एक को ध्यान रखना है, यहां से एग्जाम में पूछ लिया जाता है। असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। और यहां पर भी ये कृषि की जाती है, और इन राज्यों में इसे बोलते हैं, जो अपन ने टॉपिक डाला है, जूम कृषि। क्या बोलते हैं इन राज्यों में? जूम कृषि इन्हें बोलते हैं। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा चल रही है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा में। ठीक है बेटा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में इस कृषि को भी अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे पोंडू कहते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं साहब? पोंडू के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपोर्टेंट है। 4-5 राज्यों में अलग अलग नाम है। राजस्थान में तो इसे वालरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वालरा कहा जाता है। और एक और नाम ध्यान रखिएगा, पामा डाबी। एक और नाम है इसका, पामा डाबी, ये भी याद रखना है। और एक है बरीगा, ये भी बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है भैया। पश्चिमी घाट में, और पश्चिमी घाट में इसे क्या कहा जाता है? कुमारी। पश्चिमी घाट में इसे क्या कहा जाता है? कुमारी इसे कहा जाता है। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। केरल में ओनम, केरल में क्या बोलते हैं इसे? ओनम। ठीक है ना, केरल में क्या बोलते हैं इसे? ओनम के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़। ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है भैया। वीवर, दाहिया, मसान, दहिया, मसान। ठीक है ना, तो इस नाम से इसे कहां जाना जाता है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में पेंडा और बीरा, पेंडा और बीरा। तो यहां पर इस कृषि को अलग अलग नाम से जाना जाता है। यह बात आपको अच्छे तरीके से
याद रखनी है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में मैंने बताई दिया आपको, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में से क्या कहते हैं, वालरा। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में से क्या कहते हैं, वालरा कहा जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम मिलेंगे देखो आप लोगों को। जैसे हिमालय क्षेत्र में चले जाओ तो खिल मिलेगा इसका नाम, हिमालय क्षेत्र। और हिमालय क्षेत्र में जो इसका नाम मिलेगा वह क्या मिलेगा, खिल। खिल हिमालय क्षेत्र में इसे किस नाम से जाना जाता है, खिल के नाम से। ठीक है, झारखंड में कुरावा, झारखंड में इसे किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा कुरावा। झारखंड में से क्या बोलते हैं, कुरावा के नाम से जाना जाता है, यह बात ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ में दीपा, यह ज्यादा आता है एग्जाम में। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में भी याद रखना बस्तर जिला है, बस्तर जिला, और यहां पर इसे कहते हैं दीपा। दीपा छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला है, और यहां पर इसे क्या कहा जाता है, दीपा कहा जाता है। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये स्थानांतरित कृषि के प्रकार हैं जो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है मेरे भाई। रख लोगे आप लोग, चलेगा। तो इस प्रकार से ये स्थानांतरित, ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर। ठीक है, चलिए अब देखिएगा साहब, कृषि के विशेष प्रकार, विशिष्ट प्रकार की कृषि भी होती है भारत में। ठीक है ना, कृषि के विशिष्ट प्रकार। ठीक है, तो टॉपिक डालेंगे, कृषि के विशेष प्रकार। विशेष प्रकार, ठीक है, कृषि के विशेष प्रकार। कृषि के विशेष प्रकार। और यहां पर देखोगे आप लोग कि कौन सी इंपोर्टेंट कृषियां हैं साहब, जैसे सेरिकल्चर, रेशम कीट का उत्पादन होता ही नहीं होता। ठीक है ना, चलेगा, तो वह ऐसे पढ़ेंगे अपन। जैसे सबसे पहले बात करूं मैं विटीकल्चर, वीटी अंगूर उत्पादन से, किससे संबंधित है, अंगूर उत्पादन से। फिर आती हैं सेरिकल्चर, और ध्यान रखिएगा ये किससे संबंधित है, रेशम उत्पादन से। ठीक है ना, सेरिकल्चर का संबंध किससे है, रेशम उत्पादन से है। फिर उसके बाद में आप लोगों को पता है कि सर अगर बात की जाए एपीकल्चर, एपीकल्चर, और इसका संबंध किससे है, मधुमक्खी पालन से। ठीक है ना, एपीकल्चर में किसका पालन किया जाएगा, मधुमक्खी का पालन किया जाएगा, यह बात ध्यान रखिएगा। फिर आती है भैया हॉर्टिकल्चर, बागवानी कल्चर, हॉर्टिकल्चर। और बागवानी कृषि देखे होंगे, बड़े बड़े बागान लगे रहते हैं। ठीक है ना, तो वो होती है हॉर्टिकल्चर। ठीक है ना, चलेगा। तो ये हॉर्टी अलग है, वो हॉर्टिकल्चर है, ये फलों का उत्पादन है। यहां पे फलों का उत्पादन। ठीक है ना, हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या हो गया, यहां पे फलों का उत्पादन हो जाएगा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ओलिविकल्चर, ओलिविकल्चर, ठीक है ना, जैतून की कृषि। ओलिविकल्चर का मतलब क्या हो गया कि सर जैतून की कृषि की जाती है ओलिविकल्चर में, ये याद रखनी है आप लोगों को। ठीक है, चलेगा। एपीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, अब आएगा फ्लोरी मतलब फूल, फ्लोरिकल्चर। और ध्यान रखिएगा फ्लोरिकल्चर में व्यापारिक स्तर पर फूलों का उत्पादन, व्यापारिक स्तर पर फूलों का उत्पादन, यह बात आपको ध्यान से याद रखनी है। व्यापारिक स्तर पर किसका उत्पादन, फूलों का उत्पादन। पोमोलॉजी, पोमोकल्चर या पोमोलॉजी, पोमोलॉजी, और पोमोलॉजी फलों का उत्पादन।
फलों का उत्पादन। पोमोलॉजी का मतलब क्या होगा यहाँ पे, फलों का उत्पादन हो जाएगा। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है ना। मेरी कल्चर, मेरी कल्चर, ठीक है ना। समुद्री जीव, ठीक है ना, मेरी समुद्री जीव, ठीक है ना भाई। मेरी कल्चर में समुद्री जीवों का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। फिर आती है वर्मी कल्चर, सुना होगा ये तो नाम आपने, वर्मी कल्चर। और ये है केंचुआ उत्पादन। वर्मी कल्चर का संबंध किससे है, केंचुआ उत्पादन से है। तो थोड़ा सा ये भी बात आप लोगों को याद रखनी है। वर्मी कल्चर, मोरी कल्चर, मोरी वो मेरी था, मोरी कल्चर, ठीक है ना भाई। और इसमें क्या होता है, रेशम कीट के कीड़े पाले जाते हैं। रेशम कीट के लिए शहतूत की कृषि की जाती है इसमें, ठीक है ना। रेशम कीट के लिए शहतूत की कृषि की जाती है। मोरी कल्चर में क्या होगा, रेशम कीट के लिए शहतूत के वृक्ष पर ही रेशम के कीट पाले जाते हैं। तो रेशम के कीट के लिए शहतूत भी तो होना चाहिए ना, तो शहतूत की कृषि की जाती है। ये बात आपको ध्यान से याद रखनी है, चलेगा। फिर आती है बच्चा नेमेरी कल्चर, नेमेरी कल्चर, ठीक है ना। नेमेरी कल्चर की बात करेंगे अपने, चलेगा। चलो, तो आदिम कृषि है ये, आदिम, आदिम लोग करते थे ना, आदिम व्यवस्था की कृषि है ये, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना आप, आदिम व्यवस्था की कृषि है नेमी कल्चर। ये बात आपको ध्यान से याद रखनी है। फ्लोरिकल्चर, सिल्वी कल्चर, सिल्वी कल्चर, ठीक है ना, सिल्वी कल्चर। और सिल्वी कल्चर की बात करोगे आप लोग तो वनों का संरक्षण, संवर्धन, ठीक है ना, वनों का संवर्धन यहां पे किया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 6 7 8 9 10 10 11, ये हो गई 11 और ये हो गई आपकी 12, ठीक है ना। तो ये बात अपन को अच्छे तरीके से ध्यान से याद रखनी। वेजी कल्चर, वेजी कल्चर, तो ये भी आदिम कृषि है। वेजी कल्चर ये भी क्या है, आदिम, आदिम कृषि है भैया। वेजी कल्चर अगर आप लोग देखोगे तो ये भी आदिम कृषि में ही इसे जोड़ा जाता है। ये बात आपको ध्यान से याद रखनी है। हो गए, और तो सारी ही कृषियां जो है अपन ने फोमोलॉजी फल विज्ञान बताई दिया है अपन ने, चलेगा। ये बात अब जलवायु प्रदेश जो है इनकी चर्चा अपन करेंगे कि कौन कौन से इंपोर्टेंट है, और इनकी चर्चा अपन यहां से करने जा रहे हैं, चलेगा। तो डालो टॉपिक 15 कृषि जलवायु क्षेत्र। भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र, ठीक है। भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र, ठीक है ना, 15 कृषि जलवायु क्षेत्र, ठीक है, चलेगा। अब इनमें देखोगे आप लोग कि कौन सा इंपोर्टेंट है, सारे ही इंपोर्टेंट है साहब। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आएगा पश्चिमी हिमालय क्षेत्र। तो यहां पर देखोगे आप लोग तो यहां जो है, यहां है पश्चिमी हिमालय। पहले मैं आप लोगों को 10 के 10 यहां पे लिख देता हूं, तब जाके पार पड़ेगी। ऐसा तो क्या है कि समझ नहीं पाओगे आप लोग, ठीक है ना, चलेगा। पहला जो है यहां पर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पहला कौन सा आएगा बच्चा, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र। फिर मैप में समझेंगे अपन, ठीक है। मध्य गंगा का मैदान, दूसरा याद रखना आपको, मध्य गंगा का मैदान, ये भी इंपोर्टेंट कृषि जलवायु प्रदेश है जो आपको याद रखना है, ठीक है ना। मध्य गंगा का मैदान, पूर्वी पठारी व पहाड़ी क्षेत्र, पूर्वी पठारी व पहाड़ी क्षेत्र, पूर्वी पठारी व
पहाड़ी क्षेत्र। ये भी पूर्वी पठारी, तो इधर का जो पठारी वाला भाग है उसके अंतर्गत ही आएगा। दक्षिण पठारी व पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है ना। फिर याद रखना है आपको दक्षिणी पठारी व पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है ना। दक्षिणी पठारी व पहाड़ी क्षेत्र, तो कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है ना। ये एक एक को याद रखना है। पश्चिमी शुष्क प्रदेश, गुजरात राजस्थान का पश्चिम भाग, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पश्चिमी शुष्क प्रदेश। ये भी कच्ची जगह। पूर्वी हिमालय, फिर आएगा आपका ये पूर्वी हिमालय, इधर वाला भाग हिमालय। फिर याद रखना है आपको मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, यह भी याद रखना है आप लोगों को, मध्य गंगा का मैदान। मध्य पठारी पहाड़ी क्षेत्र, मध्य पठारी व पहाड़ी क्षेत्र, यह भी आप लोगों का किसमें आएगा? जलवायु प्रदेश में ही आएगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए फिर ध्यान रखिएगा पूर्वी तटीय मैदान और पूर्वी घाट, पूर्वी तटीय मैदान व पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, यह भी याद रखना है आप लोगों को। पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी तटीय का तट का मैदान, पूर्व का जो तट है वो मैदान, और पूर्वी घाट आ जाएगा। गुजरात का मैदानी व पहाड़ी भाग, गुजरात का मैदानी व पहाड़ी भाग, ठीक है ना। गुजरात का मैदानी व पहाड़ी भाग वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलेगा, चलिए 10 तो हो ही चुके हैं आप लोगों के। निम्न गंगा का मैदान, यहां पे लिखता हूं 11 नंबर पे, निम्न गंगा का मैदान, ठीक है ना भाई। तो इधर आ जाएंगे और इधर लिख देता हूं, इधर दिख जाएंगे आप लोगों। निम्न गंगा का मैदान इसे बोलते हैं। ट्रांस गंगा का मैदान, ट्रांस गंगा का मैदान, ये भी याद रखना है आप लोग। 13, 14 और 15, ठीक है ना। ट्रांस गंगा, ट्रांस हिमालय जो है ना, उसके बाद की बात की जा रही है। पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र, पश्चिमी पहाड़ी व पठारी क्षेत्र, पश्चिमी पहाड़ी व पठारी क्षेत्र। पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी घाट, डायरेक्ट याद रखो पश्चिमी घाट, और इसी का तटीय मैदान, ठीक है ना। ये हो गया आप लोगों के। और अंतिम जो बच रहा है द्वीपीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश, जिसमें एक तो क्या आ जाएगा आप लोगों का, ये रहा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, और यहां पर ध्यान रखना है अंडमान निकोबार, ठीक है ना। वो अपन बाद में समझा दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये 15 कृषि जलवायु प्रदेश है भारत में भैया। कितने हैं? 15 कृषि जलवायु प्रदेश हैं। और इन जलवायु प्रदेश की बात करोगे आप तो एक एक को समझा देता हूं मैं आप लोगों को। पश्चिमी हिमालय, तो हिमालय का ये जो वाला पार्ट है, हिमालय का ये जो वाला पार्ट है, ये इसी के अंतर्गत आएगा, पहले नंबर के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहां पे ध्यान रखना है, ये 1 नंबर पे, ठीक है ना। 1 नंबर पे ये भाग आ जाएगा आप लोगों का, ये अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। फिर देखो फिर आ जाओ आप लोग 2 नंबर, पूर्वी हिमालय, डायरेक्ट यहां आ जाओ तो ये 6 नंबर वाला भाग पूर्वी हिमालय, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये दूसरे नंबर पे पूर्वी हिमालय। चलो इसको ऐसा नहीं करते, मध्य गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान। तो ये आप लोगों को पता है कि सर मध्य गंगा का मैदान जो है ये रहा है यहाँ पर दूसरे नंबर पे, ये आ जाएगा आप लोगों का, मध्य गंगा का मैदान आ जाएगा, ठीक है ना। इसको ऐसे कर लेते हैं। चलिए ये तो पूर्वी हिमालय वाला भाग आ गया, ठीक है ना। ये पूर्वी हिमालय वाला भाग, पश्चिमी हिमालय, तो ये पहले नंबर पे ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। मध्य गंगा का मैदान, ये यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये मध्य गंगा का मैदान, तो 2 नंबर पे ये आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। 2 नंबर पे ये आ जाएगा मध्य गंगा का मैदान। फिर पूर्वी पठारी व पहाड़ी क्षेत्र, तो बेटा पूर्वी पठारी व पहाड़ी क्षेत्र, यहां पर देखोगे शिलांग का पठार, ये मेघालय,
ये श्रीलंका पठार। तो यहां पर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र, ये पूरा ही तो पहाड़ी है, गारो, कांसी, जयंतिया, ये पहाड़ियां। तो यहां पर 3 नंबर यहां पे आ जाएगा, ठीक है ना, 3 नंबर यहां पे आ जाएगा। फिर दक्षिणी पठारी पहाड़ी क्षेत्र, तो ये दक्षिणी पठारी और पहाड़ी क्षेत्र, तो यहाँ नीलगिरी, इलायची की जो पहाड़ियां हैं ये आ जाएगा, 4 नंबर यहां पे आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। उसके बाद में पश्चिमी शुष्क प्रदेश, ये 5 नंबर यहां आ जाएगा आप लोगों का। पश्चिमी शुष्क प्रदेश, यहां पर भी आप लोग देखोगे तो ये पूरा ही भाग कैसा है बच्चा, ये शुष्क प्रदेश के अंतर्गत ही आता है। फिर पूर्वी हिमालय, तो हिमालय का ये भाग, ये पूर्वी हिमालय, यहां पर ये आ जाएगा 6 नंबर, ये पूर्वी हिमालय, ठीक है ना। समझते हुए चलना आप लोग, क्योंकि यहां लिख नहीं सकता, इतना बड़ा ये नहीं है, तो मैंने पहले लिख दिया। मध्य गंगा का मैदान, ये तो आप लोगों का कौन सा, मध्य गंगा का मैदान और मध्य गंगा का मैदान, ये निम्न गंगा का मैदान है। यहाँ पे डबल डबल कैसे आ गया, डबल डबल जो है, मध्य गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान, ठीक है ना। तो ऊपरी गंगा का मैदान यहां पर आ जाएगा, ठीक है, ऊपरी गंगा का मैदान यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना, ऊपरी गंगा का मैदान, ठीक है ना। ऊपरी गंगा, मध्य गंगा, निम्न गंगा का मैदान यहाँ आएगा, इसमें नहीं दे रखा। मध्य पहाड़ी वो पठारी क्षेत्र, तो मध्य का पठार आप लोगों को पता है छत्तीसगढ़ झारखंड वाला, ठीक है ना। तो ये कहां है, 8 नंबर है, ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान और पूर्वी घाट, तो ये पूर्वी तटीय मैदान भैया, यहां पर आप लोग देखोगे तो इधर पूर्वी तटीय मैदान और आपका क्या आ जाएगा, पूर्वी घाट, तो ये 9 नंबर यहां आ जाएगा। गुजरात का मैदानी वो पहाड़ी क्षेत्र, तो गुजरात का यहाँ पर मैदानी और ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, तो ये यहाँ पर कौन सा आ जाएगा आपका, ये यहाँ पर आ जाएगा 9 नंबर आ जाएगा, 9 तो आ गया ना, 10 नंबर, तो ये हो गया आपका 10 नंबर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऐसे समझ सकते हो आप, तो दिमाग में रखना है आप लोगों को, मैपिंग से चीजों को याद कर सकते हो। फिर निम्न गंगा का मैदान, तो दक्षिण में आएगा निम्न गंगा का मैदान, पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना, ये निम्न गंगा का मैदान, यानी कि 10 और ये 11 नंबर। ट्रांस हिमालय, भैया ये ट्रांस हिमालय वाला जो भाग है उसकी चर्चा कर रहे हैं अपन। पश्चिमी पहाड़ी वो पठारी क्षेत्र, पश्चिम में जो पहाड़ियां हैं यहाँ पर कलसुबाई हैं, कुद्रेमुख हैं, पढ़ाई ना अपने हिमालय में, ठीक है ना। तो ये जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर, अगर इस पहाड़ी क्षेत्र को देखोगे आप लोग तो यहाँ पर भी ये देखने को मिलेगा। पश्चिमी घाट मैदान, ठीक है ना, पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्र, पश्चिमी घाट के मैदान, तो थोड़े से ये तो पहाड़ी क्षेत्र हो गया, फिर आगे चलोगे ना आप तो ये मैदानी भाग आएगा लास्ट तक, ऐसे यहाँ तक ये मैदानी, पहले तो क्या है पहाड़ी क्षेत्र है, फिर मैदानी भाग आ जाएगा। द्वीपीय प्रदेश, तो द्वीपीय प्रदेश देखोगे तो एक तरफ तो क्या है अंडमान निकोबार है और एक तरफ क्या है आपका लक्षद्वीप है, एक तरफ अंडमान निकोबार है और एक तरफ क्या हो जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 15 कृषि जलवायु प्रदेश है भाई भारत में, ठीक है। और ये जो कृषि जलवायु प्रदेश है ये किसके अकॉर्डिंग है, ये बात भी आप लोग जान सकते हो, चलेगा। तो ये ICAR के अनुसार है भाई, ठीक है ना, ICAR, ठीक है, ICAR के अनुसार है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ठीक है ना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है आपके 15 कृषि जलवायु प्रदेश, जबकि राजस्थान में कितने हैं 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। तो ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, चलेगा। अब एक क्रांति बच रही है, हरित क्रांति, जो इंपोर्टेंट है। देखिए अब बात कर रहा हूं ग्रीन रेवोल्यूशंस की, हरित क्रांति, इसकी जो शुरुआत होती है बच्चा वो कब होती है 1967 और 68 में। हरित क्रांति की शुरुआत कब मानी जाती है 1967 और 68 में मानी जाती है। और आप लोगों को बता दूं मैं कि सर हरित क्रांति जो है इसमें फसलों का तीव्र गति से उत्पादन करना था, इसका उद्देश्य क्या था, फसलों का तीव्र गति से उत्पादन करना था, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आप लोगों को, गुरुजी क्या याद रखनी है कि हरित क्रांति जो शब्द है उस शब्द का प्रयोग जो है ध्यान रखेगा, हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक विलियम गेड द्वारा किसके द्वारा, विलियम गेड द्वारा
1860 में किया गया था। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक थे विलियम गेड, और इसने सर्वप्रथम में हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। इसकी आधारशिला अगर बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, इसकी आधारशिला 1950 में मैक्सिको में रखी गई थी। इसकी आधारशिला सबसे प्रथम 1950 में मैक्सिको में रखी गई थी। यह बात आप लोगों को ध्यान से याद रखनी है। चलेगा, इसकी शुरुआत जो होती है भैया 66-67 में होती है। यह बात आपको ध्यान से याद रखनी है, ठीक है। तो दोनों ही डेट मिल जाती हैं इसकी, 1966 और 67, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। चलिएगा, हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो सबको पता है कि एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। चलेगा, भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है बच्चा? एमएस स्वामीनाथन है। यह बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है। इसका उद्देश्य तो ध्यान रखना है, खाद्यान्न उत्पादन में असीमित वृद्धि करना। इसका जो मेन उद्देश्य था कि खाद्यान्न फसलों में असीमित वृद्धि हो, खाद्यान्न फसलों की पैदावार बढ़े, और पैदावार बढ़े तो साहब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका फायदा पहुंच सके और मूल्य कम हो जाए। साहब मूल्य कम रहेगा तो सब खरीद सकेंगे, और खाद्यान्न फसलें जो है इंपोर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं, जो चावल की फसलों में देखा गया हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ता है वो किसमें पड़ता है? गेहूं जो चावल में पड़ता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना बच्चे। तो ये ध्यान रखनी है। और भारत के पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश राज्यों में ध्यान रखेगा, खाद्यान्न फसलों, भारत में पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश राज्यों में खाद्यान्न फसलों में असीमित पैदावार देखी गई, दर्ज की गई, ठीक है ना, दर्ज की गई। यह बात ध्यान रखना। तो भारत के पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश राज्यों में खाद्यान्न फसलों में असीमित पैदावार दर्ज की जाती हैं। यह बात आप लोगों को ध्यान से याद रखनी है। चलेगा, उन्नत बीज कार्यक्रम भी चलाया गया था। उन्नत बीज किस्म कार्यक्रम भी चलाया गया। कुछ समय
पश्चात उन्नत बीज किस्म कार्यक्रम भी चलाया गया। ये भी याद रखना है। कुछ समय पश्चात उन्नत बीज किस्म कार्यक्रम भी यहां पर चलाया जाता है। ये बात अपन को अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है ना। तो उन्नत बीज कार्यक्रम की शुरुआत भी यहां से ही होती है, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान से याद रखनी है। हरित क्रांति की इंपोर्टेंट बातें। हरित क्रांति के सामने समस्या, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी समस्याएं थी जिसकी वजह से हरित क्रांति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हरित क्रांति के कारण, हरित क्रांति के कारण दलहन व तिलहन फसलों में कमी दर्ज की गई, कमी दर्ज की गई। तो दोनों अंडरलाइन कर लेना। कौन कौन सी फसलों में? दलहन और तिलहन फसलों में कमी दर्ज की गई। तो 2-3 पॉइंट इसके लिख लो, जिसमें आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। उर्वरक और कीटनाशकों में ध्यान रखिएगा, उर्वरक व कीटनाशकों, ठीक है ना। उर्वरक और कीटनाशकों में अत्यधिक प्रयोग के कारण, कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग के कारण पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो गई। अत्यधिक खाद बीज लगाएंगे तो क्या होगा? मिट्टी खराब हो जाएगी, कीटनाशकों से पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। तो ज्यादा पैदावार के लिए लोग ज्यादा खाद बीज देने लग गए, जिससे नुकसान होने लग गया। और नुकसान क्या होने लग गया? पर्यावरणीय समस्याएं, मृदा की उर्वरकता, गुणवत्ता खत्म होने लग गई, ठीक है। अत्यधिक सिंचाई के कारण, अत्यधिक सिंचाई के कारण भूम स्तर में कमी दर्ज की गई, ठीक है ना। अत्यधिक सिंचाई के कारण जो भूमि का जल था वह धीरे धीरे भूमिगत जल कम होता गया। यह बात आप लोगों को ध्यान से याद रखनी। उन्मूलन बढ़ गया, देश में उन्मूलन की समस्या उत्पन्न हुई, ठीक है ना। देश में उन्मूलन की समस्या उत्पन्न हुई, ठीक है ना। तो पूछा जा चुका है कि हरित क्रांति के कारण दलहन और तिलहनों में कमी आई है। कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे तो पर्यावरण में समस्या आएगी, अधिक सिंचाई करेंगे तो भूमि जल कम हो जाएगा, और वनों की कटाई करने लग गए खेतों की वजह से। इस प्रकार की समस्या आपकी हरित क्रांति में देखी गई। तो ये कंप्लीट चीजें आप लोगों को बता दी गई हैं। साथ ही में अब नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करेंगे। जय हिंद, जय भूगोल।